गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारे टॉपिक है अरस्तु के नागरिकता पर विचार। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार हैं वो अपनी पुस्तक पॉलिटिकल के तीसरी पुस्तक में प्रकट किए हैं। तीसरी पुस्तक में उन्होंने नागरिकता के संबंध में विस्तार से कार्य किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है, अर्थात वो मानते हैं कि राज्य की मूल इकाई व्यक्ति है। राज्य का निर्माण प्रमुखतया व्यक्तियों से मिलकर हुआ है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 3 में कहा है कि जो मनुष्य न्याय, प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वही नागरिक है, अर्थात जो व्यक्ति न्याय और प्रशासन में भागीदारी प्रदान करेगा वही नागरिक है। उसके बाद उन्होंने नागरिकता के स्वरूप और परिभाषाओं का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने नागरिकता की परिभाषा देने से पहले नागरिकता से प्रचलित कुछ मान्यताओं का खंडन किया है। जैसे पहली मान्यता, नागरिकता किसी राज्य में निवास करने से नहीं मिलेगी। उनका विचार है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य में निवास करता है तो इसका मतलब उसे नागरिकता है वह नहीं प्रदान की जा सकती। निवास के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि निवास तो विदेशियों का भी होता है राज्य के अंदर। और दूसरा उन्होंने जो आधार बताया है वो है कानूनी अधिकार। तो वो कहते हैं कि कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी नागरिक नहीं होगा, क्योंकि विदेशियों को भी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, वो शरण ले सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर, आमतौर पे नागरिकता का आधार है वो आधुनिक समय में जन्म को माना जाता है, लेकिन अरस्तु ने जन्म के आधार पर नागरिकता का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इस आधार पर उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। दूसरा है, राज्य में निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं मानते। अगर किसी व्यक्ति को राज्य से निकाला गया है और उसे मताधिकार से वंचित किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी नागरिकता का प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को भी नागरिकता से वंचित रखा है। उन्होंने कहा है कि बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां हैं उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। और तीसरा उन्होंने कहा है उन्होंने अंगीकृत नागरिकता, अगर किसी व्यक्ति को कोई सम्मान के रूप में नागरिकता प्रदान की गई है तो ऐसा व्यक्ति भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। माता पिता के आधार पर, अगर वो कहते हैं कि माता या पिता किसी देश के नागरिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी संतान भी नागरिक होगी, उन्हें भी उन्होंने नागरिकता से वंचित किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत में उन्होंने जन्म स्थान, कानूनी अधिकार को नागरिकता का आधार नहीं माना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि नागरिक है कौन? तो इसका उत्तर दिया है अरस्तु ने, जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण, न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित है। इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो न्याय और राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। तो कौन सा व्यक्ति नागरिक हुआ? जो व्यक्ति न्याय और विधि निर्माण में भाग ले वो व्यक्ति नागरिक है। न्याय के प्रशासन में भाग लेना और विधायक के रूप में शासन कार्यों में। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है वह नगर राज्य के संबंध में है। नगर राज्य क्योंकि छोटे होते थे तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें सक्रिय रूप से वो भाग ले सकते थे। अब हम देखते हैं कि अरस्तु ने किन किन को नागरिकता से वंचित किया है। तो वंचित करने में स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास और श्रमिक
मिस्त्री, इनको नागरिक नहीं माना। उन्होंने कहा स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक और मिस्त्री हैं को नागरिक नहीं माना। दासों और श्रमिकों को नागरिकता से वंचित करने का कारण है। अब उन्हें वंचित क्यों किया? उन्होंने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, विशेष गुण है नागरिकता का, क्या मानना है, अब हम वो देखेंगे। नागरिकता का विशेष गुण है अवकाश। तो वो कहते हैं कि जिसके पास अवकाश होगा वही व्यक्ति नागरिक होगा। तो बच्चे, बूढ़े, स्त्री, श्रमिक के पास अवकाश नहीं है, उनके पास अपने आराम के क्षण नहीं होते, उनका सारा समय रोटी कमाने और आवश्यक कार्यों में बीत जाता है, इसलिए वो राज्य के कार्यों में भाग नहीं ले सकते। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचारों में एक नागरिक के लिए जो योग्यताएं बताई हैं वो है शासन करने और शासित होने की क्षमता, भौतिक आर्थिक चिंताओं से मुक्त, कारीगर व मजदूर ना हो, स्त्री ना हो और वयस्क हो। नागरिक के लिए वो संपत्ति और अवकाश की बात करते हैं। संपत्ति होगी तो व्यक्ति को भौतिक और आर्थिक चिंताएं नहीं होगी और वह मुक्त रूप से कार्य कर पाएगा। ये एक अच्छे नागरिक के लिए उन्होंने कुछ गुण बताए। उसके बाद अब हम देखेंगे अरस्तु के विचारों की आलोचना। अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार हैं, वह नागरिकता संबंधी जो अरस्तु ने विचारों का प्रतिपादन किया है वह काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। इसके त्रुटिपूर्ण है, जिसमें की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। संकुचित परिभाषा, नागरिकता की जो परिभाषा दी है वो अत्यंत संकुचित है। केवल कानून निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिक माना है। यह राजतंत्र और कुलीनतंत्र में ही हो सकती है। आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू ना होना उसकी नागरिकता संबंधी विचार है, वो आधुनिक राज्यों में लागू नहीं किए जा सकते। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना, अरस्तु ने श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित किया है, जो कि समाज को दो भागों में बांटता है और बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो उन्होंने विचार दिए हैं, इसके अंदर उनका बहुसंख्यक वर्ग है, वो उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान ही नहीं किया। कुछ लोगों को ही नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार छोटे नगर राज्यों के लिए ही सही है, बड़े राज्यों में उसे लागू नहीं किया जा सकता। अनेक वर्गों और गुटों का उदय अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार हैं, उससे समाज में बहुत से वर्ग और गुटों का उदय होगा। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण, अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो जिसके पास संपत्ति है उसके पास, जिसको संपत्ति है उसी के पास होंगे, तो यह धनिक तंत्र को बढ़ावा दे देती है। स्त्रियों को नागरिकता से वंचित करना, अरस्तु का विचार है कि महिलाएं बचपन में अपने माता पिता के अधीन और बाद में अपने पति के अधीन और फिर अपने पुत्र के अधीन रहती हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से कभी अपना जीवन निर्वाह नहीं करती, इस कारण उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन जो महिला इन रिश्तों से मतलब संपत्ति से संपन्न है और किसी के अधीन नहीं है, क्या उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए? तो इसके संबंध में अरस्तु ने कोई विचार प्रकट नहीं किए हैं। न्याय विधि निर्माण कार्य करने वाले पृथक होने चाहिए। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि शक्ति पृथककरण पे बल दिया जाता है। न्याय और विधि निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन अरस्तु है वो नागरिक जिसको मानता है जो न्याय का काम भी करे और विधि निर्माण भी करे, अर्थात वो शक्ति पृथककरण सिद्धांत के विपरीत कार्य कर रहा है। आंगिक एकता के विरुद्ध है। आंगिक एकता का मतलब है कि जो राज्य है वो मानव शरीर के रूप में कार्य करेगा। अरस्तु राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिक अधिकार से वंचित कर देता है। मतलब जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर बल, अरस्तु ने नागरिकों को केवल
कर्तव्यों पर ही बल दिया है, उनके कोई अधिकार हैं वो स्पष्ट नहीं किए हैं। अवकाश और नागरिकता का संबंध। अरस्तू ने नागरिकों के लिए अवकाश को अनिवार्य शर्त माना है और वो श्रमिकों को और दासों को नागरिक नहीं बनाता क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं है। इसका मतलब तो उसके नागरिक हैं वो ठल्ले हैं, वो कोई काम ही नहीं करते, ऐसे लोगों को नागरिक बनाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तू के नागरिकता के जो सिद्धांत हैं उसमें अनेक दोष हैं। इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। ये विचार एक आदर्शवादी विचार है जिसे हम व्यवहार में वास्तविक जीवन में अपना नहीं सकते हैं।